करते हैं। नमस्कार मैम, आपका केंद्र में नमस्कार। स्वागत। मैम का थोड़ा संक्षिप्त परिचय हम लोग प्राप्त कर लें। प्रोफेसर वंदना पूनिया मैम वर्तमान में मानव संसाधन विकास केंद्र गुरु जंभेश्वर विज्ञान प्रौद्योगिकी हिसार के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से शिक्षा में विद्या भारती पीएचडी उपाधि प्राप्त की है। वह शिक्षा शिक्षक के क्षेत्र में अनेकों वर्षों से अध्यापन कराती हुई लगभग 15 वर्षों से अनुसंधान कार्य में भी संलग्न करा रही हैं। महोदया एक उच्च कोटि की अनुसंधात्री हैं और आपने अनेकानेक विश्वविद्यालयों में काम किया है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित 2 प्रायोजित मेजर रिसर्च प्रोजेक्टों को भी पूरा किया है। आपके विविधाविध पत्रिकाओं में लगभग 50 से ज्यादा प्रेरणात्मक अनुसंधानात्मक शोध प्रबंध प्रकाशित हो चुके हैं। मैम की अनेकानेक पुस्तकें हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में अनेकानेक स्केल्सों का भी निर्माण किया है। आपने ई लर्निंग मॉड्यूल्सों का भी निर्माण किया है और आपने संकाय विकास कार्यक्रमों का सफलतया आयोजन और उनमें सफलतापूर्वक प्रशिक्षण भी लोगों को और हम जैसे युवाओं को दिया है। आप अनेकानेक पत्रिकाओं की संपादिका हैं, आप मार्गदर्शिका हैं, समीक्षिका हैं। आज हमारे इस शिक्षण अधिगम केंद्र में आप हम सबका मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हैं। मैं मैम का, प्रोफेसर वंदना पूनिया मैम का, अपने श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पक्ष से, अपने शिक्षण अधिगम केंद्र के पक्ष से और अपनी अत्यंत सफलतम संयोजिका प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज मैम की तरफ से, जो हम सबकी प्रेरणा की स्रोत हमेशा रहती हैं और जिनको देखकर हम ऊर्जायित होते हैं, ऐसी मैम की तरफ से और सभी प्रतिभागियों की तरफ से इस ऑनलाइन कार्यशाला में मैम का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हैं। और मैम से निवेदन करते हैं कि जो हम भारतीय लोगों की एक परंपरा रहती है, प्रातः वंदना सायं वंदना जीवनम अस्माकम भवेत वंदना, हम सबका जीवन वंदना में हो और हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, ऐसा आपका मार्गदर्शन और हम लोगों को सत्प्रेरण हो, यही कहते हुए आपका स्वागत अभिनंदन मैम करते हैं और अब आपके मार्गदर्शन से हम लोग आप लाभित हो। प्रोफेसर वंदना पूनिया। आई एम हैप्पी टू शेयर माय नॉलेज विद अगस्त गैदरिंग about reviewing literature through digital technologies. In my talk, there are 2 aspects. Firstly, review of literature, and the other is digital technologies. In general sense, these are 2 terms, but we have tried to make these 2 terms into one concept. Very first is reviewing of literature and second is digital technology. जबकि ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं इन दोनों को जोड़कर हम एक नए कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे, दैट इज रिव्यूइंग लिटरेचर थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजीज। रिव्यू ऑफ लिटरेचर या संबंधित साहित्य का अध्ययन इज अ इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ रिसर्च। गुड एंड ऑथेंटिक लिटरेचर इज सॉलिड बैकग्राउंड ऑफ एन इफेक्टिव रिसर्च। ऑफ कोर्स संबंधित साहित्य का अध्ययन हम अपने थीसिस में महत्वपूर्ण रूप से लेते हैं। हमारा जो संबंधित साहित्य का अध्ययन है वो हमारे पूरे पीएचडी प्रोग्राम का या पूरे रिसर्च प्रोग्राम का एक सॉलिड बैकग्राउंड है। इफ वी लुक एट द मीनिंग, व्हाट इज एग्जैक्टली अ लिटरेचर रिव्यू? दिस इज अ सर्वे ऑफ स्कॉलरली सोर्स सच एज बुक्स, जर्नल, articles and thesis
related to a specific topic or research question. जब भी हम कभी किसी भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, किसी समस्या के कथन के बारे में बात करते हैं, as and when we concern with any problem statement, we trying to explore a new problem in a new area with a new research paradigm, then we must move toward review of literature. हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर ही बताएगा कि समस्या कहाँ से स्टार्ट करनी है, समस्या का उद्भव क्या है, समस्या का प्रभाव क्या है, और समस्या के प्रभाव में जितने भी शोध हमसे पहले हो चुके हैं उनके पास गैप क्या है, क्या गैप्स क्या रह गए थे, उन गैप्स के बाद हम उसका विश्लेषण करके अपनी समस्या का सबसे पहले तो कथन बनाते हैं, उसके बाद हम उस समस्या की रूपरेखा तैयार करते हैं कि हमारी समस्या की रूपरेखा क्या 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 तैयार की जाएगी. एग्जैक्टली, अ लिटरेचर रिव्यू इज अ indispensable part of research. It is a solid background of a good research. Of course, if I'm trying to recollect my memories in past, when I'm doing my research, I usually go to or visit libraries, central libraries, Delhi, Rajasthan, और भी बहुत 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 सारी सेंटर. मुझे टाइम भी नहीं मिलता था, मेरा मनी भी खराब होता था, मेरा टाइम भी खराब होता था, मेरी एनर्जी भी खराब होती थी. कई बार मुझे ऐसा भी लगता था कि जो लाइब्रेरियन है वो मुझे वो वाली थीसिस नहीं दे रहा जो मुझे थीसिस चाहिए, या वो फोटो स्टेट भी नहीं दे रहा मुझे, और मुझे लिखना पड़ता था, नोट डाउन से करना पड़ता था कि एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है. जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है. अक्सर हमें ये भी लगता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के बहुत सारे लेक्चर भी होते हैं हम लोगों के साथ, लेकिन हम तभी परवाह नहीं करते इस बात की कि नहीं, शायद ये कुछ नहीं है, हमें बहुत अच्छा हमें ज्ञान जो है वो लाइब्रेरी से भी मिल सकता है. बहुत अच्छी बात है, सारा ज्ञान इंटरनेट नहीं दे सकता, एग्जैक्टली सारा ज्ञान इंटरनेट नहीं दे सकता. इंटरनेट वही देगा जो उसके पास अपलोडेड वर्जन के पास गया हुआ है. लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये रह सकती है कि हम इंटरनेट से जो ज्ञान लें, मैक्सिमम जो हम नॉलेज लें, वो ली जा सकती है. 60 to 70% जो लिटरेचर है हम इसको डिजिटल टेक्नोलॉजीज के थ्रू ले सकते हैं. मेरे जितने भी यहाँ मुझे सुन रहे हैं, क्या कोई भी मुझे बता सकता है कि आप लोगों में से किसी ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ लिटरेचर को रिव्यू किया है? कोई भी मुझे बता सकता है? सबकी मुझे एक्चुअली आई एम टॉकिंग विद प्रोफाइल्स, फेसेस नहीं है मेरे पास, मैं प्रोफाइल से बात कर रही हूँ, तो हो सकता है आप लोगों के पास कुछ नॉलेज भी हो. और संभवतः हम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि जो लोग कम्युनिकेशन में साइंसेज है, जैसे मैं साइंस एंड इंजीनियरिंग से की यूनिवर्सिटी से हूँ, तो हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत ही इजीली इन बातों को हम बहुत शुरू से बताना शुरू करते हैं कि आप जाइएगा, लाइब्रेरी जाइएगा, वहां से स्कोपस इंडेक्स लीजिएगा, हमारे पास बहुत बड़ी ई लाइब्रेरी है, उस ई लाइब्रेरी को एक्सेस कीजिएगा. हमारे बहुत सारे आईडी बन जाते हैं पहले दिन ही, हमारे लॉगिन आईडी, वहां से हम अपने स्कॉलर्स को भेजते हैं. बहुत सारा है, लेकिन मैंने कई एरियाज में देखा है कि वहाँ बिल्कुल भी इस बात को लेकर अभी अवेयरनेस नहीं है, या अभी इतना एडवांस में नहीं आए हैं कि हम लोग उस स्किल को अडॉप्ट कर सकें. दूसरी बात, अब बहुत सारी वर्कशॉप्स हो रही हैं, लगातार हम वर्कशॉप में बिजी हैं. बहुत सारी वर्कशॉप के साथ हमें अंदाज तो है कि कोई डिजिटल स्किल्स हैं, बुलियन ऑपरेटर्स हैं, कुछ डेटाबेसेस हैं, कुछ हमारे लिंक्स हैं, लेकिन उसको हमें एक स्किल के साथ काम करने में टाइम लगता है. स्किल होती है वो एक टाइम में नहीं आती, बहुत बहुत काम करने से आती है. मेरा एक स्कॉलर अभी सूफिज्म पे काम कर रहा है इस वक्त, हरियाणा सूफिज्म पर. अब हरियाणा सूफिज्म पर हमारे पास इनफैक्ट कोई भी लिटरेचर इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है, नेट पर भी कोई कहीं अवेलेबल नहीं है, हमें वो ढूंढना पड़ रहा है. अब वो जो मैं सूफिज्म का क्योंकि मैं थोड़ी सी स्किल्स मेरी ठीक है डिजिटल स्किल्स एक्सेस करने के लिए, हमने उस सूफिज्म को पता नहीं कहां से लाए हम. ग्रे लिटरेचर, आप एक अपने वर्ड में लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, ग्रे लिटरेचर, GREY, ग्रे. ग्रे लिटरेचर क्या है? वो ग्रे लिटरेचर ऐसा लिटरेचर है जो आपको बहुत बहुत ज्यादा नॉलेज देता है, लेकिन उस ग्रे लिटरेचर की कोई वैल्यू नहीं होती. ग्रे लिटरेचर ऐसा लिटरेचर होता है जो आपको कहीं ऐसे डॉक्यूमेंट्स में मिलता है जो कभी पब्लिश नहीं है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं दिखाई देती, कहीं किसी ने उसको पढ़ा नहीं होता. इवन देन उसका कोई ना कोई उसका स्कोप आपकी रिसर्च में रहता है, उसको हमने ग्रे लिटरेचर का नाम भी दिया है.
और ग्रे लिटरेचर कई बार हम उसको भी मानते हैं, कई बार जैसे ट्विटर पर कोई बात आई है या कहिएगा कोई फेसबुक पर किसी ने कुछ लिखा है, सडनली हमारे पास आइडियाज आता है, हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो फैक्ट है, लेकिन आइडियाज आता है, तो आइडियाज हमें कई बार ग्रे लिटरेचर के थ्रू भी आता है। जब हम बात करते हैं अपने डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बीच में बहुत सारी डिजिटल स्किल्स हैं। अगर आप इन डिजिटल स्किल में 3 या 4 या 5 में भी आपको महारत हासिल हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत हद तक इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने में कामयाब रहेंगे। देखिएगा, हमारे पास वी आर द नेटिव्स ऑफ 21st century and that the educational experiences of 21st century will go and thrive with digital learning. अगर आपके हाथ में लैपटॉप है, आपके हाथ में पैड है, आपके हाथ में मोबाइल्स हैं, आपके हाथ में इंटरनेट है, मेरा ये मानना है कि हमारी स्पीच जो पीएचडी का करने का काम है, जो आप कर रही हैं वर्क, अपना रिसर्च वर्क, वो ट्रिपल टाइम फास्ट हो जाता है, उसकी एक्सेस फास्ट बढ़ जाती है एकदम से। अगर हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात करें, संबंधित साहित्य की बात करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि जब मेरा हिंदी में स्वागत हुआ है तो मुझे लगता है शायद मुझे मैक्सिमम हिंदी में ही बात करनी चाहिए। वैसे भी हिंदी में बात करना बड़ा अच्छा लगता है, मन की भाषा से बात करेंगे, लेकिन फिर भी if any participant feel uncomfortable, he or she can write on a chat box if the term is not understandable. आप बता सकते हैं मुझे, लेकिन मैं मन की भाषा के साथ आपके साथ बात करूंगी। मुझे लगता है कि संस्कृत विश्वविद्यालय होने के नाते मेरा पहले भी मैं यहाँ आती जाती रही हूँ आपके विश्वविद्यालय में, संस्कृत और हिंदी को लेकर ओके मैडम, इंग्लिश इज आल्सो नीडेड, ओके इट्स ओके। मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत और हिंदी को लेकर हमारे पास बहुत अच्छा लिटरेचर है, बहुत बढ़िया लिटरेचर है, लेकिन वो नेट पर अवेलेबल नहीं है बिल्कुल भी। और जब नेट पर अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब कसूर किसका है? वो कसूर हम लोगों का है। हम लोग उसको नेट पे लगाएं, अपने जो कंटेंट डेवलप करके, जो नेट है पर आपके पास जो भी डिजिटल रिसोर्सेज, अब मैंने आपको सेकंड नाम दिया है डिजिटल रिसोर्सेज, हम आपके पास जो भी रिसोर्स है उसका डिजिटल रिसोर्स बनाइएगा, उसका OER बनाइएगा, उसको नेट पे डाल दीजिएगा, ताकि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो मैं अपनी रिसर्च की कैपेसिटी में काम कर सकूं। पहली बात। अब जब हम मेरा फोकस रहेगा, मेरा फोकस इस बात पे नहीं रहेगा आज के दिन कि व्हाट इज एग्जैक्टली रिव्यू ऑफ लिटरेचर, नीड ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, स्कोप ऑफ और टाइप्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। दिस इज नॉट माय कंसर्न. My talk is focused on very 4 areas. The very first is your searching techniques. Second is using collaborative professional development. Third is using databases. And fourth is your some other agencies which can help us in accessing our research literature or your traditional literature or your scientific literature or your review paper. तो मेरा जो फोकस रहेगा तीन बातों पर मुख्य रूप से रहेगा। वेरी फर्स्ट इज सर्चिंग टेक्निक्स। आज हम ये सीखेंगे कि सर्चिंग टेक्निक्स क्या हैं। माय फोकस ऑफ द टॉक इज वेरी फर्स्ट यूजिंग सर्च इंजन एंड सर्च टेक्निक्स। सर्चिंग टेक्निक्स और गूगलिंग, जस्ट गूगलिंग टेक्निक्स भी बोलते हैं हम इसको। कोलैबोरेटिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट, साइटेशन माइनिंग एंड डाटाबेसेस, इन 4 पर हम फोकस करेंगे। मेरी कोशिश, मैं चाहती हूं कि अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो हैंड्स ऑन के साथ अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर हैंड्स ऑन, अगर आपके पास लैपटॉप्स हैं, आपके पास डेस्कटॉप है, तो आप मेरे साथ साथ चलेंगे। बहुत जल्दी मैं स्विच करूंगी गूगल पर कि मैं आपको हैंड्स ऑन सेशन करके बताऊं कि गूगलिंग टेक्निक्स क्या चीज है। अब मैंने आपको बताया, जब मैंने अपने आप मैडम ने मुझे जब टॉपिक पूछा तो मैंने बताया यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज, रिव्यू ऑफ लिटरेचर थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजीज। तो मुझे लगा कि पहले मुझे आप लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करना चाहिए कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी को क्यों यूज करें, क्या जरूरत है हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करने की। ऑफ कोर्स with the help of digital technologies we can save our time, energy and money and other resources also. टेक्नोलॉजी में आपको कुछ नहीं, आपको एक इंटरनेट का एक पैकेज लेना है। उस इंटरनेट के पैकेज से आपको कुछ सॉफ्टवेयर परचेज करने होंगे या कुछ एप्स लेने होंगे, या फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम लोगों को बहुत सारी साइट्स मिलेंगी जहां से हम इनको सर्च कर सकते हैं।
और मेरा सबमिशन, अगर आपके पास कोई भी ऐसा हैंड रिटन स्क्रिप्ट है, पुराना ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट है आपके पास, तो आप उसको अपने नाम से अपने कॉपीराइट को देते हुए OER में डाल दीजिएगा, ताकि वो औरों को भी एक्सेसिबल हो सके। एक पुरानी कहानी, मेरे संस्कृत वाले जो जो लोग हैं यहाँ पर, संस्कृत वाले मुझसे बहुत ज्यादा इस बात को लेके सहमत होंगे कि हमारा पुरातन जो साहित्य था, पुरानी जो लाइब्रेरीज थी, सारी जला दी गई थी एक टाइम के बाद। अब मालूम नहीं उनमें क्या रिसोर्सेज था, वो हम तक नहीं पहुंच पाया। अगर वो हम तक पहुंच पाया होता तो शायद हम भी आज विश्व गुरु जो पहले कहते थे, आज भी हम विश्व गुरु ही थे, लेकिन हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो ज्ञान नहीं है जो हमारे पूर्वजों के पास था। अभी भी जो कुछ हमें अगर हैंड रिटन स्क्रिप्ट में मिलता है, कोई हमारे पास कोई भी ऐसी चीज है, तो हम उसको मैं आपको कुछ साइट्स बताऊंगी साथ साथ में, कि आप अपने जो पेपर्स हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, उस वहां अपलोड कर सकते हैं आपके नाम से। वो चाहे किसी ने भी लिखा हो, लिखा उसका नाम होगा, लेकिन कलेक्शन आपने दिया है तो कलेक्शन आपके नाम से आएगा। अब मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको बताया कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी क्यों यूज करें। हम बहुत सारा टाइम बचाएंगे अपना, बहुत सारी एनर्जी बचाएंगे, और बहुत सारा हम समय भी बचाएंगे। जब भी हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं तो हमारे दो मुख्य स्टेप होते हैं। देयर आर टू मेन स्टेप्स। वेरी फर्स्ट स्टेप इज कलेक्शन ऑफ लिटरेचर एंड द सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिटरेचर। अब मैं आपको एक कहानी बता रही, कलेक्शन ऑफ लिटरेचर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिटरेचर। मुझे लगता है कि सभी लोग हिंदी भाषा से हैं, हिंदी से लोग हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ। मेरे गुरु ने कहा, मेरी जो गाइड है, वो मुझे अक्सर कहती थी कि देखिए वंदना, रिसर्च की 3 प्रोसेस होती हैं, और अब 4 हो गई हैं। हमने कहा कौन स्टेजेस? 4 स्टेजेस होती हैं। हमने कहा मैडम कौन सी स्टेजेस होती हैं? हो सकता है आपने भी सुनी हो, मैं भी आपको रिपीट कर रही हूँ। वो कहते पहली स्टेज होती है मंकी स्टेज, दूसरी स्टेज होती है डंकी स्टेज, तीसरी स्टेज होती है डॉग स्टेज, और फोर्थ स्टेज होती है आउल स्टेज। अब आप पूछेंगे पहली स्टेज जो मैंने आपको बताया, मंकी स्टेज। अब कहते हैं रिसर्च में जब हमारा बिगिनर शुरू में आता है, तो वो बिगिनिंग जब होती है, तो मुझे मेरे टीचर कहते हैं कि वहां से भी लिटरेचर लेके आओ, वहां से भी लिटरेचर लेके आओ, जाइए कहाँ जो भी आपको मिलता है आप सब कुछ लेके आ जाइएगा। अब जैसे एक बंदर होता है, बंदर को अगर आप जंगल में छोड़ देंगे या फलों वाले आप बगीचे में छोड़ देंगे, तो वो कहीं से कुछ भी तोड़ के लाएगा। उसको पता नहीं है, वो तोड़ेगा ज्यादा, बिखराएगा ज्यादा, खाएगा कम, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है कि क्या 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 किस ढंग से उसे ऑर्गेनाइज करके खाना चाहिए। सेम इज द केस विद द बिगिनर और बडिंग रिसर्चर। when he is in a position to explore the literature, he is totally confused। उसके पास बहुत सारा लिटरेचर आ जाता है। ये है उसकी मंकी स्टेज। जब उसके पास बहुत सारा लिटरेचर इकट्ठा हो जाता है, वो कहीं कहीं से उसको उठा के ले आता है, तो फिर शुरू होती है उसकी डंकी स्टेज, गधा स्टेज। डंकी क्या करता है? वो अपने कंधे पर बोझ लाद के फिरता है। अब उसके पास इतना लिटरेचर इकट्ठा हो गया उसके साथ आके, कि अब उसको लगता है कि अब मैं इस लिटरेचर का क्या करूं, अब इसको मैं ऑर्गेनाइज कैसे करूं। अब ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, तो फिर आती है डॉग स्टेज। हमारे जो थे गुरु और हमारे जो टीचर्स थे, वो हमें कहते थे कि थर्ड स्टेज डॉग स्टेज होती है। अब जो एक डॉग होता है, वो आपने देखा होगा, एक कूड़े में से भी अपने मतलब की चीज निकाल के लेके आ जाता है। कहीं ना कहीं से उसकी जो सूंघने की पावर है वो बहुत स्ट्रांग होती है, कि आपको सबसे आपके मतलब की चीज कौन सी होनी चाहिए। वो कहते हैं कि रिसर्चर को इतने सारे जितना भी लिटरेचर वो इकट्ठा करके आया है, उसमें से उसको एक सूंघने की पावर होनी चाहिए कि रेलिवेंट लिटरेचर उसको कहां से निकाल के लाना है। वो होती है उसकी ऑर्गेनाइजेशन स्टेज। पहली मैंने आपको बताया कलेक्शन, दूसरी बताया मैंने ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डॉग स्टेज से आती है। आजकल इसमें एक और इजाफा हो गया है आउल स्टेज, उल्लू वाली स्टेज, कि भाई अपना जो आपने लिखा है, जो ढूंढ के लाए हो, उसको उल्लू की तरह से दिन रात पहरा करते रहो, अदरवाइज कोई प्लेगरिज्म की शक्ल में आपसे छीन ले जाएगा आपका सारा सामान और अपना नाम लिखवा लेगा। तो उसको आप चारों तरफ एक्सेस डिजिटल टेक्नोलॉजी से अपने टॉपिक को डाल के अपने रिसर्च को देखते रहिएगा, किसी और ने तो नहीं लिखा, और जिसने जो आप जैसा लिखा है, आप जैसा तो नहीं लिखा। उसको ट्राई कीजिएगा। ये नहीं कि आप रिसर्च को बांध के बैठ गए हैं और उसके बाद आपने उसको खोल के देखा नहीं, कहीं और भी नहीं देखा कि क्या चीज है, तो उसको अवेयरनेस आनी चाहिए। अब ये जितनी भी मैंने आपको स्टेजेस बताई हैं, इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डिजिटल टेक्नोलॉजी आपको एक्सेसिंग में भी बताएगी और ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही रोल उसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब तक डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम क्या करते थे, हमने कलेक्शन किया, कलेक्शन करने के बाद जब ऑर्गेनाइज करते थे, तो आज भी हमारे स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अगर आप एक स्टेप आगे हैं कलेक्शन से, तो आप एक नाम लिख सकते हैं। वो आज हम इस वाले
इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि वो एक सेपरेट और बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है, वो है यूजिंग सेपरेट शीट स्टाइल फॉर रिव्यू ऑफ लिटरेचर और फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिटरेचर। अब वो जो स्प्रेडशीट स्टाइल है वो एक स्टाइल है उसका, आपके पास जितना भी लिटरेचर इकट्ठा हो गया है उसको हम उस शीट में क्या करेंगे, टाइटल और टॉपिक ऑफ द पेपर, देन टाइटल, जर्नल, ऑब्जेक्टिव्स, फाइंडिंग, उनकी टेबल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। जब वो टेबल बनना स्टार्ट हो जाएगी तो टेबल की फॉर्म में वो एक क्लिक के साथ वो आपको एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर की फॉर्म में तैयार करके देगा आपको सारा का सारा, जो एक मैकेनिक एक कंप्यूटेशनल तरीके से, उसको हमने बताया है, उसका नाम है स्प्रेडशीट स्टाइल। तो जब हम कलेक्शन, जब स्प्रेडशीट स्टाइल की तो बाद में बात आएगी, तो हम पहले हम कलेक्शन करेंगे। जनरली जब हम कलेक्शन करते हैं तो आप में से कोई बता सकता है कि कोई भी अपना कोई एक्सपीरियंस जिसने जो अभी रिसर्चर हो, नया रिसर्चर हो, या पहले भी किसी ने रिसर्च की हो, तो स्टार्टिंग में जब बिल्कुल पहली बार जब आपको ये कहा गया था कि अब आपका पीएचडी में एडमिशन हो गया है, तो आपको क्या किया, आपने क्या किया जब आपको कहा आपको पीएचडी में एडमिशन हो गया है और आपको टॉपिक ढूंढ के लाना है, तो कोई भी मुझे बता सकता है कि क्या आप लोगों ने क्या किया? अच्छा, चैट बॉक्स में एक नाम आया है, रिव्यू ऑफ, एग्जैक्टली, चलिए ठीक है। जब हम लोग, हाँ, इंटरेस्टिंग एरिया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ओके, स्टार्टेड सर्चिंग द लिटरेचर, ऑफ कोर्स आपका जब पीएचडी का हो जाएगा तो आपको यही कहा जाएगा कि आप लिटरेचर रिव्यू के लिए जाएं, लेकिन आपका पहला स्टेप क्या हुआ कि आप अपनी लाइब्रेरी में गए, या आप अपने वांट टू ओके सर्च अबाउट टॉपिक एरिया, गुड। ये जो आप लिख रहे हो ये एक जनरल कॉमन सी बात है। मैं आपसे एक पर्टिकुलर बात पूछ रही हूँ कि आपने प्रैक्टिकली पहली बार क्या किया। आपसे कहा आपको कोई टॉपिक ढूंढ के लाना है, तो उस टॉपिक के लिए हमने क्या किया? जनरली दो बातें होती है कि आपको ये लगा, ये क्या बताइए, अटेंडेंस लिस्ट फॉर, अच्छा ये तो आपका होगा, ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इन्होंने, हाँ कोई कह रहा है एमसी बुच लाइब्रेरी, आजकल एमबी बुच लाइब्रेरी जो है वो आजकल बहुत पुरानी हो गई है, सर्वेज बहुत पुराने हो गए हैं, नया सर्वे नहीं आ रहा आज के दिन कोई भी। आप जो भी पुराना एनसीटी का कोई भी एनसीईआरटी का देखेंगे पुराने सर्वेज, वो सभी पुराने सर्वेज हैं, नया जो हम बात कर रहे हैं वो नहीं आ पा रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहली बार जब मैं आपसे कहती हूँ, मेरा कोई आता है, कोई भी स्टार्टिंग में रिसर्चर आता है जी हम किस टॉपिक पर काम करें, हम कहते हैं आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हो, फिर वो कहेंगे नहीं जी आप बता दीजिएगा किस टॉपिक पर काम करते हैं। बता भी दिया हमने कि ठीक है, ठीक है आप इस वाले टॉपिक पे काम कीजिएगा, मैंने उनको एरिया भी बता दिया। फिर मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करूंगी कि आप जाइएगा लाइब्रेरी से जाके रिसर्चेज ढूंढ के लाइएगा, कहाँ से कौन कौन सी रिसर्चेज हैं। जनरली लोग चले जाते हैं, शोध गंगा देखा होगा आपने, शोध गंगा पर चले जाते हैं, कोई लोग डेटाबेस पे चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना आना चाहिए, इससे पहले हमें सर्चिंग टेक्निक्स का पता होना चाहिए, जिसको हमने नाम दिया है गूगलिंग टेक्निक्स का नाम दिया है हमने। मैं अभी इस स्लाइड को चेंज कर रही हूँ, यस, ये आप मेरी स्लाइड देख रहे होंगे, इसको बोला हमने गूगलिंग बोलते हैं इसको, या सर्चिंग टेक्निक्स बोलते हैं हम इसको। अगर आप लोग मेरे साथ साथ चलेंगे तो हम अभी आपके साथ हैंड्स ऑन में, मैं ये जो हमारी स्लाइड है इसको मैं रिमूव करूंगी, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेशक से, सिर्फ पर्टिकुलर इसी का एंड और बिटवीन का। अदरवाइज मैं साथ साथ हैंड्स ऑन में मैं बताऊंगी आपको कि हमें क्या करना है। हम सर्चिंग टेक्निक में जाएंगे तो अब आपको मान लीजिए कीवर्ड्स बताने हैं। आपका कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है क्रिएटिविटी से, इनोवेशन से, क्रिएटिव एक्सप्रेशन से, 21st सेंचुरी लर्निंग, कोरोना एजुकेशन, कोरोना वायरस, आप जो भी कीवर्ड्स आपके साथ लगे हुए हैं, हम क्या करते हैं, कीवर्ड्स को ढूंढते हैं पहले। तो बुलियन ऑपरेटर्स बोलते हैं। आप इसको अपनी, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, अगर फॉलो नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको लिखिएगा बुलियन ऑपरेटर्स, अपनी नोटबुक में लिखिएगा। 3 वर्ड्स होते हैं इसमें, एंड, और उसके बाद एक आता है नॉट, AND, एंड, और नॉट। अब हैंड्स ऑन सेशन में जब हम जाएंगे, क्या बिना हैंड्स ऑन सेशन के आप साथ मेरी बात कर सकते हैं कि मैं हैंड्स ऑन सेशन ना दूं और आप लोग काम करें? क्या ऐसा पॉसिबल है? इज दिस पॉसिबल? कोई बात नहीं, मैं साथ चलती हूँ आपके, और आप भी साथ चलिए। मैं इसको स्टॉप करके मैं कीवर्ड लगाती हूँ। बुलियन ऑपरेटर्स यूज करते हुए हम सबसे पहले सर्चिंग टेक्निक्स देखेंगे। अब देखिए, जब भी हम गूगलिंग करते हैं बुलियन ऑपरेटर के साथ, मान लीजिए मेरे पास 2 की कंसेप्ट हैं, 2, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। मैं 2 चीजों पे काम करना चाहती हूँ, क्रिएटिविटी एंड
इनोवेशंस। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर, क्रिएटिविटी एंड बड़ा, आप देख रहे होंगे इसमें इनोवेशन। मैंने जस्ट दिया है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। इसमें ना मैंने पीडीएफ दिया, ना मैंने पीपीटी दिया, ना मैंने साइट्स दी, ना मैंने फाइल दी, कुछ भी नहीं बताया। मैंने बताया कि जी मुझे क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन से कंसेप्ट दो दिया है, मुझे बताइएगा। अब मैं इसको क्लिक किया, जैसे ही मैंने, देखिएगा सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आएगा। अगर अदरवाइज हम क्रिएटिविटी अलग डालते, इनोवेशन अलग डालते, फिर हम उनको मिक्स करने की कोशिश करते, तो हमारा बहुत सारा टाइम खराब हो जाता। हमें जस्ट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन से चाहिए, तो हम यहाँ लगाएंगे एंड, और तीनों ही बिग आने चाहिए। इसी तरह अगर आप हिंदी और संस्कृत में कुछ भी वर्ड डाल के देखेंगे तो वहां और डाल दीजिएगा। मुझे नहीं मालूम हिंदी इसको कैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, संस्कृत इसको कैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कोशिश करके देखिएगा, ताकि इसको हम फिर सॉफ्टवेयर में और आगे बात कर सके कि हिंदी और संस्कृत के साथ भी थोड़ा सा न्याय हो सके। वरना यहाँ ये वर्ड ले लेगा क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। एंड आप ध्यान रखेंगे तीनों ही बिग में लिखेंगे, ये तभी क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन को दे पाएगा। एक अगला ऑपरेटर मैंने आपको बताया था, मुझे चाहिए क्रिएटिविटी चाहिए या फिर मुझे चाहिए इनोवेशन, तो मैं क्या लिखूंगी, और क्रिएटिविटी और इनोवेशन। क्रिएटिविटी और इनोवेशन जैसे ही लगाया जाएगा तो ये देखिएगा अभी आ गया, ये देखिए क्रिएटिविटी और इनोवेशन के जो कंसेप्ट आने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए क्रिएटिविटी वर्सेस इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ये बहुत सारे इनोवेशन के साथ आ जाएंगे। फिर मुझे लगता है नहीं, मुझे चाहिए क्रिएटिविटी और इनोवेशन के साथ साथ मुझे चाहिए क्रिएटिविटी नॉट इनोवेशन। इसमें हमने कई बार लगता है कि जैसे मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी हो इनोवेशन ना हो। कई बार हम सोचते हैं कि इंटेलिजेंस, और हम जनरली मोटिवेशन के साथ बात करते हैं, इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी के साथ बात करते हैं, तो हम जनरली ये कमांड देते हैं कि नहीं, हमें नॉट क्रिएटिविटी नॉट इनोवेशन, सिर्फ क्रिएटिविटी चाहिए, इनोवेशन वहां से हटा दिया जाए। वहां से हटा के फिर ये आपके पास एक गूगलिंग आ जाएगी इसके साथ जो आज ये देखिएगा क्रिएटिविटी। अब इसे एंड दिया है लेकिन नो आएगा यहाँ पर, क्रिएटिविटी इज नॉट एनफ। क्रिएटिव, ये बहुत सारे वर्ड्स, क्योंकि अभी तक इसको मैंने क्रिएटिविटी के साथ दिया है, तो आप और दे सकते हैं वहां पे कोई भी। तो बुलियन ऑपरेटर्स को हमने जो नाम दिया है, बुलियन ऑपरेटर्स बोलते हैं इसको, BOOLEAN। ये तीन ऑपरेटर्स, तीन है, एंड, और नॉट। जो मेरे साथ कर रहे हैं काम, क्या उन्होंने इसको किया करके देखा है इसको? आप लोग जो भी काम कर रहे हैं वो अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं गूगल के साथ। इसको कनेक्ट कर इसको डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, साथ साथ भी चल सकता है। और नहीं तो आप अपनी कॉपी पे लिख दीजिएगा, उसके बाद इसको आप ट्राई करके देखिएगा, जब ये बहुत इजीली आ जाएगा। आपको लगता है कि मोटिवेशन माइनस इंटेलिजेंस, मोटिवेशन माइनस क्रिएटिविटी, माइनस वर्ड लगा दीजिएगा वहां पर, वो हट के फिर वो सिर्फ दोनों अलग अलग आएंगे, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे वहां पर अलग अलग पीडीएफ से। फोर्थ है ये, पहले मैंने आपको बताया बुलियन ऑपरेटर्स, अब मैं आपको बता रही हूँ बुलियन ऑपरेटर स्पेशली तीन ही है, एंड, और नॉट। उसके बाद ये फोर्थ बुलियन से अलग है, माइनस। जब हम माइनस का साइन लगाते हैं इसके अंदर, वर्ड को एक्सक्लूड कर देते हैं वहां से, तब हमारा बनता है। क्योंकि जैसे कहते हैं बटर माइनस फ्लाई, कुछ इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं, जब आप लोग, आपका जब कीवर्ड आएगा वो कीवर्ड कंसेप्ट होगा, तभी हम लोग उसको अच्छे से बता पाएंगे कि क्या ये माइनस करके ये वर्ड यहाँ आ जाएगा। जैसे क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग माइनस प्रॉब्लम सॉल्विंग, माइनस हटा देंगे, माइनस लगा देंगे तो वो सेपरेट वर्ड हो जाएंगे। एक और वर्ड इसके साथ हमारा आता है कि मान लीजिए आपको कहीं कोटेशन देनी है। कोटेशन देने के लिए हम क्या करते हैं? कोटेशन देने के लिए हम क्रिएटिविटी है जो, मान लीजिए मुझे एक वर्ड लिखना है, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। अब क्रिएटिव एक्सप्रेशन एज सच अलग अलग चीज है, क्रिएटिव अलग है और एक्सप्रेशंस अलग है, ये फिर बाद में बना है दोनों वर्ड से मिलकर क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। अब अगर ये मुझे लगता है यूनिक वर्ड है क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको वो लगा देंगे, कोट वाला वर्ड जो है, ये देखिएगा क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, ये क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को बताएगी। ये देखिएगा क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को, ये जो भी एक यूनिक वर्ड होगा। दूसरा, अगर आपको कभी कभी लगता है कि हम लोग जब थीसिस लिखते हैं, हम लिटरेचर इकट्ठा करते हैं, तो हमारे पास कोटेशंस होती हैं बहुत सारी, और आपका जो गाइड है वो ये कहता है जी आपने जो कोटेशन लिखी है, ये कोटेशन
किसकी है, हमें समझ में नहीं आती, कोटेशन तो बहुत अच्छी लग रही है पर ये किसकी है, तो आप उस एज सच कोटेशन को डाल के कोटेड वर्ड्स डाल दीजिएगा, तो वो वहां नाम भी आ जाएगा उस पर्टिकुलर जो जिसने उस कोटेशन को बनाया है, पर्टिकुलर वो कोटेशन किस सब्जेक्ट या किस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर किस नाम से साइटेड है वो भी साथ में आ जाएगा। इसको हमने कहा कोटेशन के साथ अगर कोई वर्ड डालना है तो आप कोटेड जो कॉमास हैं दो ये लगा दीजिएगा, कोटेशन आ जाएगा। उसके बाद एक बहुत ही स्पेसिफिक बात आती है कि मान लीजिए क्रिएटिव एक्सप्रेशन लिखा है मैंने यहाँ पर, और मुझे लगता है कि मुझे कोई साइट चाहिए, और मुझे लगता है अभी भी साइट ही आ गई थी, देखिए बिना कोटेशन के भी साइट आ गई थी, एक्सप्रेशंस है मान लीजिए, और मुझे लगता है कि ये कोई साइट ढूंढनी है मुझे इसके नाम की, तो मैं यहाँ पर साइट वर्ड लिख दूंगी कीवर्ड के साथ। जैसे ही मैं साइट को डाल दूंगी और इसको भी ऐसे ऐसे साइट करके और इसके 2 कॉमा में डाल दूंगी इसको कि दिस इज साइट। देखते हैं हम क्या 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 साइट आती है। अभी मैंने पहले कोई साइट देखी नहीं है ऐसी, फिर भी देखिए ये साइट आ जाएगी, कोई ना कोई www साइट है, एक्सप्रेशन साइट है। अब आप अपनी कॉपी में ये लिख सकते हैं क्योंकि स्लाइड आपके पास ही रह जाएगी, मेरे पास रह जाएगी, लेकिन जब आपने नोटबुक तैयार कर रखे हैं वहां बुलियन ऑपरेटर्स के बाद लिखिएगा कोटेशन को जब हम सर्च करें तो कोटेशन को कैसे सर्च करना है, साइट को कैसे सर्च करना है। जब भी कोई कीवर्ड होगा आपको साइट लिखना है तो आप यहाँ पर साइट लिख दीजिएगा, साइट आ जाएगी। और एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो क्या कहते हैं उसका गोल्डन क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, देखते हैं कौन जवाब देता है सबसे पहले। अगर मुझे पीडीएफ फाइल लेनी हो, सिर्फ मुझे एक्सप्रेशन नाम से कोई पीडीएफ फाइल लेनी है, तो मैं यहाँ क्या लिखूं कि मुझे सिर्फ पीडीएफ ही दिखाई दे? गोल्डन क्वेश्चन कौन देगा? पीडीएफ गुड गुड गुड। और आप मत बोलेगा, अब मैं बस सोचा पीपीटी एक्सप्रेशंस की अगर हमें पीपीटी लगानी है तो फिर हम यहाँ पर पीपीटी लगा देंगे, और अगर आपको वर्ड में चाहिए तो यहाँ माइक्रो वर्ड डाल देंगे इसके अंदर, तो वो वर्ड की फाइल आ जाएगी। जो भी आप डालेंगे सर्च को फाइल के साथ तो वो फाइल उसी वो वही फाइल देगी। कई बार जब हम लोग अपनी प्रेजेंटेशंस बनाते हैं तो हमें लगता है कि बस पीपीटी ही आनी चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, तो आप वहां पीपीटी लिख दीजिएगा, सिर्फ पीपीटी और स्लाइड शेयर ही आएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे लगता है एक्सप्रेशन को मुझे डिफाइन करना है, इसका भी एक अंदाज है, एक्सप्रेशन को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप लिखेंगे यहाँ डी फाइन, और डिफाइन के बाद आप इसको कोटेड वर्ड्स में दे देंगे, ये भी कोटेड वर्ड में दे देंगे, ये डिफाइन करेगा इसको कि ये डिफाइन एक्सप्रेशन। अब जैसे ही डिफाइन, देखिए नीचे आ गया डिफाइन डिफाइन डिफाइन। कई बार हमें कोई वर्ड हमें दुखी करता है, हम चाहते हैं कि उसको ढूंढे, आप वहां डिफाइन लिख दीजिएगा। वैसे तो अगर आप लिखोगे व्हाट इज एक्सप्रेशन तो भी आ जाएगा, सिर्फ एक्सप्रेशन तो भी आ जाएगा, लेकिन वो बहुत सारा टाइम खराब कर देगा हमारा। हमें डेफिनेशन लेनी है तो सीधा आप डिफाइन लिख दीजिएगा, डिफाइन होने के बाद वो डिफाइन आ जाएगा। ये थी हमारी कुछ गूगल सर्च टेक्निक्स, जो गूगल सर्च टेक्निक्स के साथ हमने बात की। तो अब मैं थोड़ा रिपीट कर रही हूँ आप लोगों को, कि क्योंकि ट्रेनर होने के नाते हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है। आप लोगों के साथ में हूं नहीं, अदरवाइज मैं फेस टू फेस आप लोगों के साथ आपके डेस्कटॉप पर जाके उसको प्रॉपरली सुपरवाइज करती कि हमने कुछ कीवर्ड्स डाल के देखा है या नहीं देखा है। हमने बुलियन ऑपरेटर्स के बारे में बात की है, और हमने कुछ सर्चिंग गूगलिंग टेक्निक्स के बारे में बात की है। फाइल टाइप बताया है, साइट दिखा है तो साइट बताया है, अगर आपने सेपरेट करना है तो माइनस बताया है। अब हम आगे चलते हैं। अब मैंने आपको एक बात बताई, ये तो थी हमारी कुछ गूगलिंग टेक्निक्स, गूगलिंग सर्चिंग टेक्निक्स। और दोस्तों मेरा मानना है जब से मैंने इन गूगलिंग टेक्निक्स को यूज करना शुरू किया तो हरियाणा सूफीज्म पर मैं बहुत बढ़िया, मतलब एशियन में कुछ जर्नल्स थे जो आ रहे थे अरब से, और कुछ जर्नल वहां हरियाणा का कोटेशन में हरियाणा के वर्ड्स, हरियाणा की लैंग्वेज को हम ढूंढ के लेके आए हैं, वो सिर्फ इसी की बदौलत। अदरवाइज तो लगता था हरियाणा सूफीज्म के ऊपर कोई काम नहीं हो सकता, हरियाणा सूफीज्म इररिलेवेंट बात है, हो ही नहीं सकती ये तो हरियाणा सूफीज्म। तो और हमने उसको सर्चिंग टेक्निक्स लगा के, और साथ में जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर बनाया है तो उसको हमने एक बैकग्राउंड दी है, एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च ग्राउंड दिया है कि ये हरियाणा सूफीज्म इज इन एग्जिस्टेंस, और हम उस पर काम कर सकते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का भी यही काम है। पहली बात तो मैंने आपको बताई सर्चिंग टेक्निक्स की। जब हम लोग अपना पहला रिसर्च करते हैं कोई भी चीज पर, तो आपकी जगह की टर्म्स आपको वाकिफ हैं, अगर की टर्म्स वाकिफ हैं तो आप उसको इन गूगलिंग टेक्निक्स के थ्रू अपने पेपर्स को, अपने रिसर्चेस को, वेबसाइट को ढूंढ सकते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं, जिसको नाम दे रहे हैं हम कोलैबोरेटिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट। वो मेरी शायद
जो स्लाइड है उसमें है, उसको हम स्विच ओवर नहीं करेंगे, मैं मैडम को दे दूंगी, वो आप उसके बाद में देख लीजिएगा। एक नाम है हमारा यहाँ कोलैबोरेटिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स। हम अगर टीचर्स हैं और हायर एजुकेशन के हैं, स्कूल एजुकेशन से हैं या कॉलेज से हैं या कहीं से भी टीचर्स हैं, हम सब ने क्या किया है, अपना अपना एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म तैयार किया है। हम लोग एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म पर हैं। अब वो जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं कि हम अपने रिसर्च क्वेश्चन को ढूंढें, और रिसर्च क्वेश्चन को ढूंढने के बाद उसकी समस्या क्या है, समाधान क्या है। मान लीजिए मेरा रिसर्चर है, मुझे नहीं मालूम, तो वो कहीं और जाएगा, उसका स्कोप कहाँ है, आसपास बस सराउंडिंग में। वो मैं हरियाणा से हूँ तो वो मैं हिसार से हूँ, वो कुरुक्षेत्र चला जाएगा, रोहतक चला जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली दिल्ली आ जाएगा, उससे बाहर नहीं जा पाएगा वो। ना उसको लोग मिलेंगे कि मैक्सिमम स्पेशलाइजेशन में कहाँ काम करें, किसने काम किया, मुझे कौन बताएगा। उसमें भी उसकी मनी, उसका टाइम, उसकी एनर्जी को सेव करते हुए हम लोगों ने क्या एक यहाँ एक प्लान किया है प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के अंदर। एक आप लिखिएगा, अगर आप इसको पहले अपने उसमें लिख लीजिएगा नोटबुक के अंदर, रिसर्च गेट, बहुत बढ़िया है। अगर आप लोग रिसर्च गेट पर हैं तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं है तो आपको आना चाहिए। मैं उसके भी फायदे बताऊंगी क्या है, और वो हमारा बहुत हेल्प करता है लिटरेचर सर्च के अंदर। रिसर्च गेट लिखेंगे आप, रिसर्च गेट लिखने के बाद आप उसको लॉगिन देंगे। अब इसके 2-3 फायदे बताऊंगी आपको, ये क्या फायदे हैं इसके। लॉगिन आईडी के बाद ये ना बहुत, वैसे तो ये पूरा एक सेशन का, आप इसको सेशन तो नहीं, इसको आप 1 घंटा, इसको जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत बातें क्लियर भी हो जाएंगी इसमें। इसमें एक बहुत अच्छी बात तो ये है कि ये मेरी प्रोफाइल दिखाता है, मेरे पेपर दिखाएगा। जो मेरे पेपर ऑफलाइन है वो मैं उनको ऑनलाइन में कन्वर्ट करके यहाँ रखती हूँ। कुछ पेपर मेरे पास ऑफलाइन थे, मेरा साइटेशन नहीं आ पा रहा था, जब मैं आपको साइटेशन मैनेजर में भी दिखाऊंगी, मुझे लगता था ये पेपर जो है, जो मैंने लिखा है ऑफलाइन जनरल में, और जब हम रिव्यू करते हैं एमराल्ड वाले पेपर्स के साथ, तो मैं उनसे कहती हूँ कि मेरा एक पेपर है, उसको वो आप ले सकते हो, क्योंकि उसका उस पर मेरा बहुत अच्छा रिसर्च फाइंडिंग्स है, उसका गैप एनालिसिस करके आप फर्दर काम कर सकते हैं। लेकिन वो जो पेपर है वो नेट पर शो नहीं होता, क्योंकि जर्नल जो है वो ऑफलाइन है। अब उसके बारे में क्या किया जाए, उसका बहुत अच्छा इसने यहाँ तोड़ निकाल रखा है कि जर्नल तो वही होगा जहां मेरा पेपर छपा हुआ है। जर्नल की परमिशन लेके अगर वो ऑफलाइन भी है तो हम उसका पीडीएफ बना के या उसका फोटो बना के, मैं अपना जो मेरा ये होम पेज है, यहाँ मैं अपने जर्नल, अपने पेपर्स को यहाँ डाल दूंगी। बहुत सारे पेपर्स मैंने फिर क्या किया, उनका पीडीएफ बनाया फोटो डाल के। जैसे ही मैंने इसको यहाँ अपलोड किया, मेरा साइटेशन बढ़ गया। ऑब्वियसली हमें साइटेशन का पता है कि मेरा एक पेपर कितने लोगों ने साइट किया। अब अगर मेरा पेपर किसी ने साइट किया है, इसका मतलब उस पेपर में कोई वर्थ है जो उनको दिखाई दे रही है। कोई प्रॉब्लम मैंने ली है, उस प्रॉब्लम को मैंने आधा छोड़ दिया है, तो रिसर्चर चाहता है कि इस प्रॉब्लम को पूरा किया जाए। वो उस प्रॉब्लम को पूरा करता है तो वो मुझे साइट करता है वहां पर जाके कि भाई ये प्रॉब्लम आप मैडम वंदना पुनिया के पेपर में थी, इन्होंने वहां तक काम किया था, ये उनका काम है, और इससे फर्दर मैं लेना चाह रहा हूँ। तो मुझे एक तो इसका ये फायदा हुआ कि मेरी प्रोफाइल पॉपुलर हुई रिसर्चर्स के अंदर, नेशनल और इंटरनेशनल बैकग्राउंड, नेशनल ग्राउंड पर। दूसरा, जो मेरा जितना भी काम था ऑनलाइन था, ऑफलाइन था, वो मैंने ऑनलाइन किया। ये तो मेरे पर्सनल प्रॉफिट हुआ। लेकिन तीसरा सबसे बढ़िया चीज क्या हुई इसके अंदर, यहाँ एक क्वेश्चन आंसर सेक्शन है। मेरे स्टूडेंट ने मुझसे, उन्होंने पूछा कि मैडम हमारे पास सूफिज्म के आप काम कर कहना चाह रहे हो कि हरियाणा सूफिज्म में हम क्या काम करें। हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा और देश भर के लोगों ने उसको जवाब दिया। देश भर के लोगों ने नहीं, विदेश भर के लोगों ने भी इसका जवाब दिया। हमारे जैसे बहुत बेवकूफ लोग बैठे रहते रिसर्च गेट पर कि नया क्वेश्चन आए हम उसको आंसर दें। इट इज जस्ट लाइक ए क्योरा। क्योरा जो है वो एक अलग कहानी। क्योरा में तो सब कुछ पूछते हैं, लेकिन रिसर्च गेट में जस्ट हम रिसर्च से बातें पूछते हैं। मेरा एक स्टूडेंट मॉर्निंग असेंबली पे काम कर रहा है और उसको लगता है कि मुझे प्रोग्राम इंटरवेंशन तैयार करना है, मैडम मुझे कहीं मिल नहीं रहा, मुझे कोई एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए कि मैं प्रोग्राम इंटरवेंशन को कैसे लगाऊं। हमने उसको रिसर्च गेट पर यहाँ क्वेश्चन आंसर में पूछा। जैसे यहाँ 4 अक्षर आप 4 दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, होम, क्वेश्चन एंड जॉब। हमने क्वेश्चन में डाल के अपना क्वेश्चन डाला तो बहुत सारे आंसर्स आ गए। अब जब बहुत सारे आंसर्स आ गए तो हमने उनमें से एक आइडियाज लिए और एक अपना फ्रेम किया अलग से हाइपोथेसिस। रिसर्च गेट हमें बहुत बहुत ढंग से हमें हेल्प करता है रिसर्च को एनहांस करने के लिए। मैं अगर कहीं भी लिखती हूँ किसी की मुझे हेल्प चाहिए कि आपको मुझे कोई जर्नल चाहिए, कोई इस टाइप का साइटेड जर्नल चाहिए जहां मेरा पेपर आ जाए, बहुत सारे क्वेश्चन हम लिखते हैं। बहुत सारी कम्युनिटी, हमारी बहुत प्रोफेसर कम्युनिटी वहां हमें हेल्प करने के लिए
तैयार रहती है फ्री ऑफ कॉस्ट कि यस वंदना डू दिस, यू कैन डू दिस, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, यू कैन अप्लाई दिस स्टैटिस्टिकल टेस्ट। हम वहां से जब इमेजिन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे आइडियाज के साथ हम अपना एक आइडिया फ्रेम करते हैं। इसको हमने नाम दिया है रिसर्च गेट। ये जो रिसर्च गेट अगर आपको ये शो हो रहा है तो यहाँ बहुत सारे यहाँ टैब्स हैं। अगर मैं ऐड न्यू करती हूँ तो अगर आपको ऐड के साथ ही आप चलिए, पहले आप अपना कॉन्फ्रेंस पेपर लगा सकते हैं, यहाँ पब्लिश रिसर्च पेपर लगा सकते हैं, डेटा लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई बहुत बढ़िया डेटा लगाया है, डेटा इकट्ठा किया है, काम किया है, तो अपना डेटा भी वहां लगा सकते हैं और यूज कि मुझे लगता है कि आपका डेटा बहुत अच्छा है तो साइटेशन आपके डेटा के साइटेशन के साथ मैं उसके ऊपर एनालिसिस लगा सकती हूँ। बहुत सारा इसने डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा काम किया है इस चीज को लेके। रिसर्च गेट में हम गूगल स्कॉलर और रिसर्च गेट, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैडम गूगल स्कॉलर और रिसर्च गेट क्या इक्विवेलेंट है? मैं गूगल स्कॉलर भी आपको बताऊंगी कि हम साइटेशन मैनेजर की बात करेंगे। गूगल स्कॉलर सिर्फ और सिर्फ साइटेशन बताएगा हमें या हमें उसका पीडीएफ बताएगा। रिसर्च गेट हमें बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ आएगा। रिसर्च गेट, अब गूगल स्कॉलर वही जर्नल पकड़ेगा जिसकी एक्सेस उसके साथ है। जर्नल की एक्सेस अगर गूगल स्कॉलर के साथ है तो वही वो कैच करेगा, उसी का ही पीडीएफ दिखाएगा। रिसर्च गेट हमारा जो लोकल ग्रे लिटरेचर है वो भी दिखा सकता है, जिसमें मैंने आपको ग्रे लिटरेचर बताया था, एक ग्रे लिटरेचर भी दिखा सकता है। किसी के पास कोई हैंड रिटन स्क्रिप्ट रखी है, वो हैंड रिटन स्क्रिप्ट की वो उसने एक फोटो लगाई है और मैं उसको की टेक्स्ट में ढूंढ रही हूँ तो मुझे वो हैंड रिटन स्क्रिप्ट मिल जाएगी। जब मान लीजिए प्रोफेसर वंदना पूनिया ने कोई हरियाणा सफिज्म से कंसर्न हरियाणा के लैंग्वेज को लेते हुए कोई कहीं से ढूंढा है तो मैं अपने नाम से और जिसका है उसका नीचे से नाम से लगा दूंगी तो वो पॉपुलर हो जाएगा देश विदेश में, वो साइटेशन के लिए वो जाएगा आगे कि हाँ हमें ये एक ड्राफ्ट मिल गया है। रिसर्च गेट में हम अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, रिसर्च गेट में हम अपने पेपर अपलोड कर सकते हैं। रिसर्च गेट आपको जहां भी अगर आपका कोई भी साइटेशन कहीं भी किसी भी थॉमसन ड्यूटर के किसी भी जर्नल में आया है तो वो ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा। कोई जर्नल में आपका पेपर आया है वो उसको ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा। सबसे बड़ी बात हमारा आरजी स्कोर, हमारा एक आरजी स्कोर भी है। मैं देखती हूँ मेरा आरजी स्कोर कितना बनाया है अभी, क्योंकि मैंने इस पर भी बहुत दिनों से काम नहीं किया है। अभी आपको नेक्स्ट दिखाई दिया है कुछ? नेक्स्ट मैंने किया है जो, हेलो यस मैम, वंदना है ना 16.76 16 ये जो इन्होंने मुझे बताया है मेरा आरजी स्कोर है ये 16.76, जिसको मैं बहुत ही प्राउडली फील करके कहती हूँ कि यस मेरा स्कोर है 16.76, क्योंकि हमारे एजुकेशन में जनरल इतना होता नहीं है। साइंसेज में तो 100 भी है, साइंसेज में 125 भी मिल जाएगा हमारी यूनिवर्सिटी से 80 भी मिल जाएगा, लेकिन मैं इस पर अभी मैंने 2-3 साल से बहुत काम नहीं किया है तो मेरा अभी 16.76 आरजी स्कोर है। मैं इसको अपने सीवी में लिखूंगी, दिस इज आरजी स्कोर। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी का आपको ये एक दिखाई दे रहा होगा कॉर्नर, इस कॉर्नर पे हमारे जितने भी लोग जुड़े होंगे वो सारे के सारे इस कॉर्नर पे दिखाई देंगे, क्योंकि अभी मैं इसके साथ बहुत ज्यादा पंगा नहीं ले सकती और ये कहीं कुछ दिखाएगा कुछ नहीं दिखाएगा, गूगल मीट है। आप अगर इसको रिसर्च गेट को पूरा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ये नंबर इंक्रीज करेगा। अब आप ऐसे ये पूछ सकते हैं कि मैडम ये 16.76 जो आपने बनाया है ये कैसे बना है? बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। ये कहाँ से ज्यादा इम्पैक्ट करता है कि आपके फॉलोवर्स कितने हैं और आपने क्वेश्चंस कितने बने। ये देखिए, अगर आप मुझे को देख रहे हैं बहुत सारे लोग मेरे फॉलोवर्स बने हुए हैं और बहुत सारे लोगों की मैं भी फॉलोवर्स बनी हुई हूँ। जितने ज्यादा फॉलोवर्स होंगे और जिनका ज्यादा नंबर होगा वो मेरे नंबर के साथ ऐड होता चला जाएगा तो मेरा नंबर भी इंक्रीज होगा। और अगर मेरे नंबर के साथ जो लोग जुड़ेंगे उनका कोई भी नंबर नहीं है तो मुझे उनका फायदा नहीं होगा, उन लोगों को मेरा फायदा होगा और उन लोगों के नंबर ज्यादा काउंट होंगे। ये वैसा ही कुछ है, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है तो हमें पैसा मिल जाएगा और मेरे पास पैसा है तो मेरे से जिनके पास पैसा नहीं उनको मिल जाएगा। तो यहाँ हमारा आरजी स्कोर बनेगा, हमारी प्रोफाइल बनेगी, मुझे लोग पहचानेंगे मेरे नाम से। प्लस हम यहाँ से लिटरेचर, अगर एक बडिंग रिसर्चर को इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है तो एक बडिंग रिसर्चर यहाँ से लिटरेचर बहुत अच्छा लगा सकता है। ऊपर देखिएगा यहाँ सर्च फॉर रिसर्चेज पब्लिकेशन एंड मोर, यहाँ पर आप कीवर्ड्स लगा देंगे जो मैंने आपको बताए हैं, पीडीएफ जो भी वर्ड आप लगाएंगे यहाँ पर आपको एज इट इज फुल फ्लैश्ड पेपर आएगा। अगर हम कोई भी किसी भी अच्छे जर्नल में जाते हैं तो वो पेड होते हैं। सर्च माई लाइब्रेरी, देखिएगा ये मैंने लाइब्रेरी बनाई है अपनी, इसको ना गूगल स्कॉलर का जब हैंडल करोगे तो आपको अपने आप ही आ जाएगा। इसमें बहुत लंबा चौड़ा इक्वेशन नहीं है,
अब देखिए, मैं सोचती हूँ कि मैंने एक टर्म दी थी, यहाँ ओपन स्कूलिंग लर्निंग स्टाइल्स दे रखे हैं मैंने नाम। मान लीजिए मैंने मैंने अगर मैं आपको यहाँ देती हूँ कोई भी, मैं देती हूँ यहाँ पर नाम इनोवेशंस। इनोवेशंस इन स्कूल्स। मुझे कुछ इसमें चाहिए कि इनोवेशन इन स्कूल्स में मुझे कुछ पर्टिकुलर नाम चाहिए, कुछ पेपर चाहिए। मैं कैसे सर्च करूंगी यहाँ पर? मैंने क्लिक किया, यहाँ देखिए सिर्फ 3 ही पेपर आए मेरे पास इनोवेशन इन स्कूल के नाम पर। और साइटेशन कितना है इनका, आप नीचे देख रहे होंगे, साइटेड बाय 13, साइटेड बाय 2000, 2,02,101। देखिए कितना कितना लंबा साइटेशन है। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, यहां से हम साइटेशन देख सकते हैं कि कितना साइटेशन हम लोगों को चाहिए। अब ये पेपर जो मुझे लग रहा है, जब बंडूरा जी तो अपने आप में एनुअल रिव्यू ऑफ साइकोलॉजी अपने आप में बहुत सेल्फ एफिकेसी पे बहुत काम किया है, बहुत अच्छी बुक्स हैं इनकी। यहाँ हमें टोटल बुक्स मिल जाएगी, यहाँ पीडीएफ दिखा रहा है एकेडमी एजुकेशन के ऊपर, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो। जितना भी साइटेशन आप देखेंगे इसके अंदर, साइटेशन जितना भी देखेंगे, एक तो होता है साइटेशन मैनेजर में कि हमने देखा कि हाई साइटेड पेपर्स, लो साइटेड पेपर्स। दूसरा सबसे अच्छी बात जो मुझे इसमें लगती है कि जब हम लोग बडिंग रिसर्चर्स होते हैं, मेरा जो नया नया रिसर्चर होगा वो यहाँ से भी ढूंढ लाएगा, वहां से भी ढूंढ लाएगा, सारा सामान इकट्ठा करके बैठ जाएगा। फिर मैं उसे कहूंगी कि इसका रेफरेंस बताओ कहाँ है, अब उसको रेफरेंस समझ में नहीं आता, वो कहता है उसने जल्दबाजी में ले तो लिया सारा, लेकिन अब उसके पास रेफरेंस नहीं है। अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक नया चैप्टर है, तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन में उनको मैं कहती हूँ आप जब भी कुछ लिख के लाएं, एक टेम्पलेट देती हूँ मैं, इस टेम्पलेट के ऊपर आप सारा बुक पढ़िए, सारा जर्नल पढ़िए, सारा मैगजीन पढ़िए, लेकिन इस टेम्पलेट को जो मैंने टेम्पलेट दिया है बस वही वही आपको लाइनें लिखनी है वहां से ढूंढ के ऑर्गेनाइज करते हुए। अब वो जो टेम्पलेट तैयार हो जाएगा तो आपको उसको साइट करना है। साइट बहुत आसान से कर सकते हैं आप। यहाँ देखिए आपको कोमा कोमा वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे 2, मैंने साइट पे लगाया, देखिए अभी घूम गया है। यहाँ आपको कोई जरूरत नहीं कहीं से भी कहीं कॉमा लगाने की, कहीं फुल स्टॉप लगाने की। एज सच आपको लगता है जनरल कह रहा है शिकागो, शिकागो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। एपीए 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 कॉपी पेस्ट हो जाएगा। हार्वर्ड हार्वर्ड कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसको कॉपी करने के बाद इसको जहां वर्ड की फाइल है वहां जाके पेस्ट कर दीजिएगा। इससे 2 फायदे हो गए ना हमारे, कि हमने हमें एक डिजिटल टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के साथ हमें रेफरेंस भी मिल गए। अब मान लीजिए आपने अपनी रिसर्च थीसिस में शिकागो स्टाइल में लिखा है, एपी स्टाइल में लिखा है, जनरल कहता है नहीं मुझे एमएलए स्टाइल चाहिए। अब आपको लगेगा ओहो अब मुझे एमएलए स्टाइल टाइप करना पड़ेगा। नो, अगर आपका पेपर यहाँ है तो वो ऑटोमेटिकली साइटेशन पे जाइएगा। और अगर यहाँ भी नहीं है तो बिब्लियोग्राफिक एक और सॉफ्टवेयर है, अभी हमारे पास टाइम कम रह गया वरना वो भी दिखाते हैं, mybib.com पे आप लॉग इन दीजिएगा और अपना जितना भी आपका वो जो पेपर का जनरल टॉपिक टाइटल जो भी है उसके बॉक्स बना दीजिएगा, वहां क्लिक कर दीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली आपको आपका साइटेशन बना के दे देगा। तो जो गूगल स्कॉलर है हमारा इस टाइप से हमारे साइटेशन मैनेज करता है, हमारे पेपर मैनेज करता है। प्लस अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने इस पे अपने आप को ऐड कैसे किया, आपने अपने पेपर्स कैसे ऐड, हो सकता है हम नए लोग हैं तो हमारा जो प्रोफाइल है वो बनाना पड़े। अब देखिए मैं बताती हूँ कि प्रोफाइल कैसे बनता है। मैं आपको अपना प्रोफाइल दिखा रही हूँ, माई प्रोफाइल ये मैंने बना दी, ये देखिएगा ये मेरा प्रोफाइल है। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपने आप को क्या बोलते हैं उसको पॉपुलर कर रही हूँ या नहीं, क्योंकि मैं किसी और के पेपर को नहीं बता सकती इतने अच्छे से, किसी और की प्रोफाइल को नहीं अच्छे से बता सकती जितनी मैं अपने प्रोफाइल को बता सकती हूँ, इसीलिए मैंने अपना एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ देखिएगा ये पूरा बता रखा है इसने, हम कहाँ ऐड करेंगे, फोटो तो लगा देंगे यहाँ पर आप जो एडिट करेंगे जब साइन अप करेंगे तो यहाँ पर ये सब दिखा देगा, प्रोफाइल बता देगा, एरियाज बता देगा, ये सब बता देगा आपको। उसके बाद आप अगर मुझे मेरा स्क्रीन देख रहे हैं तो यहाँ देखिएगा एक टाइटल के नाम से प्लस आता है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को टाइटल और प्लस? यस मैम। जैसे ही देखिए हम प्लस पर लगाएंगे, जी मैम, जी मैम, ये देखिएगा जैसे ही प्लस पर लगाएंगे ऐड आर्टिकल ग्रुप्स, ऐड आर्टिकल्स मैन्युअली, कॉन्फ़िगर आर्टिकल अपडेट्स। यहाँ आप अपने जो आपके अगर मान लीजिए कोई आर्टिकल्स ऐसे हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हैं, एडिटेड बुक्स हैं जो कि नेट पर नहीं है, ऑफलाइन है,
तो आप उसको मैन्युअली हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा सा हमारी देसी भाषा में बोलते हैं अटकल है थोड़ी सी उसमें डालने की, आप एक दो बार कंफर्म हो जाएंगे। जनरल देखिएगा, जनरल का अगर पेपर है तो टाइटल है, ऑथर है, पब्लिकेशन डेट, जर्नल, वॉल्यूम, इश्यू, पेज, पब्लिश। जैसे इसको यहाँ टिक करेंगे तो आपके पास यहाँ अपना टाइटल आ जाएगा। उसके बाद आप जर्नल के साथ मैं बताती हूँ आपको क्या क्या ले सकते हैं हम लोग। कॉन्फ्रेंस की, आपने कोई कॉन्फ्रेंस पेपर लिया है, कॉन्फ्रेंस का आप दिखाना चाह रहे हो अपने प्रोफाइल में कि मेरी प्रोफाइल में सबको शो होना चाहिए कि कॉन्फ्रेंस मैंने यहाँ अटेंड की थी। चैप्टर लिखा है किसी बुक के अंदर, हर एक का जो साइटेशन है, देखिए यहाँ जर्नल दिखाई दे रहा है, मैं चैप्टर जैसे ही क्लिक करूंगी तो चैप्टर बदल जाएगा यहाँ से। ये देखिएगा, टाइटल, ऑथर, बुक, वॉल्यूम, पेज। और अगर आपने थीसिस लिखा है तो थीसिस का अलग से आ जाएगा, टाइटल, ऑथर्स, पब्लिकेशन डेट, इंस्टीट्यूशन। पेटेंट अलग आएगा, देखिएगा, कोर्ट केस, और इसमें अदर्स की भी कुछ और भी बात की कि और भी कुछ अगर आपके पास है, कोई आपने ऐसा कुछ चीज लिखा है वो आप पब्लिश करना चाहते हैं तो अलग अलग से इसकी बहुत सारे साइटेशंस आ जाएंगी। और एक बड़ा अम्यूजिंग बात है, प्रोफेसर वंदना पूनिया पूरे कंट्री में एक नहीं है, और भी हो सकती हैं। अब हमारे साथ क्या हुआ, हमने किसी एक को बताया, उन्होंने अपना अपना प्रोफाइल बनाया, क्या उन्होंने एकदम से मुझे फोन किया कि मैडम मेरा प्रोफाइल मैंने बना लिया और इसमें तो मेरा साइटेशन 50 आ गया और बहुत सारे पेपर्स आ गए, मैंने तो पेपर भी नहीं लिखे। अब मुझे भी बड़ी हैरानी हुई, मैंने कहा ठीक है आप अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाइएगा। फिर पता चला कि उनके नाम का कोई बंदा था लंदन में, वही नाम से, उसी एरिया से जो उनका एरिया था, उनके नाम से बहुत सारे। फिर हमने उन्हें इमीडिएट कहा कि नहीं आप इसको रिमूव कीजिएगा। देखिए ट्रैश में, यहाँ व्यू ट्रैश, आपको लगता है कि ये पेपर नहीं है, बाय फॉल्ट आपकी प्रोफाइल में आ गया तो आप उसको ट्रैश में डाल दीजिएगा या उसको रिमूव कर दीजिएगा वहां से। बहुत जरूरी है ये रिव्यू करना, अदरवाइज लगेगा कि ये हमारे पेपर पर क्लेम कर रखा है इसने। और बहुत लोग फंकी स्टाइल के होते हैं, वो उनको लगता भी है कि मान लीजिए कोई पॉलिथीन, कोई एंथ्रोपोलॉजी, कोई इस तरह का सब्जेक्ट है जो हमारी पहुंच से बहुत दूर है, तो हो सकता है हमें पता भी ना चले, हम खुश होकर ये सोचे कि हाँ इतना रिसर्चर बढ़िया होगा जिसके पास बहुत सारी साइटेशंस हो सकती हैं। लेकिन हमें हमें रिलीजियसली फॉलो करनी चाहिए, मैं इस बात में मानती हूँ इस बात को कि हम रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। एक हमारा सबसे बढ़िया बढ़िया जो मैं आपको बता रही हूँ, स्कोपस। अगर आपका स्कोपस में कोई पेपर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, कोई स्कोपस में एम्ब्रॉयडरी में पेपर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। स्कोपस को आप लॉगिन दीजिएगा, उसको अकाउंट बनाइएगा और उससे कंसर्न 5 या 6 या 10 जर्नल्स चूज कीजिएगा अपने सब्जेक्ट की। जनरल करने के बाद उसको अलर्ट दे दीजिएगा, वो आपकी मेल पर जो बढ़िया पेपर होंगे वो आपकी मेल पर आ जाएंगे। हम जब चाहे उन मेल, मान लीजिए मैं अपने ऑफिस में हूँ, मेरे पास कोई नहीं है काम, मैं ट्रेवलिंग में हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ नहीं हूँ, तो मैं अपना मोबाइल उठाऊंगी, वो जो बढ़िया पेपर है उसको रीड आउट करना शुरू कर दूंगी। कुछ ना कुछ तो आउटपुट हमें मिलेगा, कहीं ना कहीं तो हम स्कोपस के साथ आसपास होंगे कि ये स्कोपस का ये एरिया है, स्कोपस का ये स्टैंडर्ड है लिखने का, तो हम उसको साथ साथ लिख सकते हैं। आप जैसे मैंने गूगल स्कॉलर डाला था, आप ऐसे ही स्कोपस डालिएगा नाम, और स्कोपस पे 3 लाख के आसपास जर्नल्स हैं। किसी ने लिखा हाउ, तो आप गूगल पर जाइएगा, स्कोपस लिखेगा जस्ट और वहां लॉगिन दे दीजिएगा। 3 लाख जर्नल्स हैं वहां विद गुड इम्पैक्ट फैक्टर के साथ, और इम्पैक्ट फैक्टर के साथ हैं तो वहां आप उसको चूज कीजिएगा। देखिए अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा लिखेंगे, ये एक बात है, अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोलेंगे, ये भी कहानी बहुत अच्छी है। अगर आप अच्छा पेपर देखते हो कोई, उसको आप फॉलो करने की कोशिश करते हो, और आइडिया ढूंढना है तो आप एक बहुत गंदे पेपर की तरफ भी देख सकते हो कि जहां से कोई आइडिया हो सकता है। तो स्कोपस ले सकते हैं हम, वेब ऑफ साइंसेज के साथ लॉगिन डाल सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लिखिएगा अकेडमिया एजुकेशन। अकेडमिया एजुकेशन भी रिसर्च गेट जैसा सही है। अकेडमिया एजुकेशन भी आपको बहुत सारी आपको लिबर्टी देगा कि आप अपने पेपर अपलोड कर सकते हैं, आप दूसरे का पेपर देख सकते हैं। मान लीजिए मेरे कोई पेपर्स हैं, आप मेरे प्रोफाइल में, सीवी में तो आपको सिर्फ लगेगा कि टाइटल्स है, गूगल स्कॉलर और अकेडमी एजुकेशन में मेरे प्रोफाइल दिखेगा तो वहां आपको क्लिक करने के बाद पूरा पेपर दिखाई देगा, मेरे पेपर की स्ट्रेंथ दिखाई देगी और मेरे पेपर की वैलिडिटी दिखाई देगी कि कितनी अच्छा मेरा पेपर है, या मैंने कोई एरिया छोड़ दिया है तो उस एरिया को और कॉप अप कैसे किया जा सकता है। समस्या तो बहुत बड़ी होती है और हम उसको कॉप अप नहीं करते, हम जस्ट उसका, आपको भी मालूम है, स्मॉल सेगमेंट लेते हैं बस, और सेगमेंट हम औरों के लिए छोड़ देते हैं। तो इस तरह की रिसर्चेज हमें स्कोप देती हैं कि हम नए समस्या को भी सोचने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है मेरा टाइम अब ओवर हो गया है। साइट तो बहुत ज्यादा सारी थी, निस्केयर भी देख सकते हो आप, नाम लिख लीजिएगा उसको, निस्केयर जो है बहुत बढ़िया है। निस्केयर में आप जाइएगा, इंडियन है ये डिजिटल इनिशिएटिव निस्केयर में ऑनलाइन जर्नल्स हैं, एक्सेस है बहुत सारी, ओपन एक्सेस जर्नल की,
और एक प्रोक्वेस्ट, PROQEST, प्रोक्वेस्ट। डिजिटल में बहुत सारा लिटरेचर है। आप अगर आपको कोई भी रिसर्च करनी है, फंडिंग रिसर्चेस के, फंडिंग कोई प्रपोजल बनाना है फंडिंग एजेंसी के लिए, तो डिजिटल में बहुत सारे रिसोर्सेज आपके बिल्कुल लैपटॉप पर रखे हुए हैं एज इट इज, फ्री ऑफ कॉस्ट आप बात कीजिएगा। फिर एक सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक अलग टेम्पलेट बना के, वो भी टेक्नोलॉजी के एक टेम्पलेट बना रखा है, उसमें आप अपने जो जो मेन पॉइंट्स हैं, वो मेन पॉइंट्स उन टेम्पलेट्स में डालते जाइएगा, लिखने की बजाय डायरी में, और फिर वो एक स्कोप दे देगा। धन्यवाद मैम, बहुत ही दिव्य इस अवसर पर मैम ने हम सबका मार्गदर्शन किया और बहुत सारी साइटों को हमें दिखाया जिनके माध्यम से हम अपने आप को अपडेट कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें सहजता के साथ हम गृहीत कर सकते हैं। तदर्थ आज इस कार्यशाला के तृतीय दिवस में मैं अपने विश्वविद्यालय के पक्ष से, अपने केंद्र की पक्ष से और अपने संयोजिका मैम की पक्ष से मैम आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और आगे भी आपका इसी तरह सहज और सरल मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होता रहे।